बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 4 फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1 क्लास 5th जनरल साइंस। तो बेटा आज का जो टॉपिक है इसमें हमने कवर करना है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स, और इसको हम बहुत ही डिटेल्स में कॉम्प्रिहेंसिव और इजी वे में कवर अप करेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो चैप्टर है आप लोग पढ़ रहे हैं दैट इज़ रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स, और मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो बेसिकली जोलॉजी के अंदर ही है। सो इट्स मीन्स डैट कि आपको इस टॉपिक की हर एक बारीक बारीक चीज़ भी आपको बताई जाएगी। इवन जितनी भी लेक्चर सीरीज़ है ये कंप्लीट लेक्चर सीरीज़ रहने वाली है, तो इसमें हर एक डाउट जो है वो आपको क्लेरिफाई करवा दिया जाएगा। तो ज़रा इधर अच्छे से आपने समझना है बेटा। टॉपिक है हमारे पास, मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो वर्टिब्रेट्स हैं, वर्टिब्रेट्स का मतलब क्या होता है। देखिए बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट, तो पहले तो आप ये समझे कि क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है और क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वर्टिब्रेट्स जो होते हैं वो असल में हम किनको कहते हैं। ठीक है, देखिए बेटा, वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनकी बॉडी के अंदर आपको बैकबोन देखने को मिल जाए, यानी कि रीढ़ की हड्डी जिनमें मौजूद होती है ना, ये वाली जो बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिनमें होती है, उनको हम क्या कहते हैं, हम उनको नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स का। क्लियर होगी बात। अब देखें, इस ज़मीन के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं और इतने सारे ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना बहुत मुश्किल है। तो साइंटिस्ट ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा काम करते हैं, हम जो जानदार हैं उनको ना कैटेगरीज में बांट देते हैं, हम उनको ग्रुप्स में बांट देते हैं, ताकि हम इतने सारे जानदारों को स्टडी करने के बजाय बज़ाहिर एक ग्रुप ही स्टडी कर लें। सपोज डैट अगर हम बात करते हैं बेटा स्पैरो के बारे में, ईगल के बारे में, हॉक के बारे में, उसके बाद पेंगुइन्स के बारे में, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं। अब हर एक ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करना आपके लिए भी बहुत मुश्किल है, और टीचर्स के लिए पढ़ाना या साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल और चैलेंजिंग काम है। हर एक चीज़ को कन्वे करना आने वाली जनरेशन तक ये बहुत लंबा और मुश्किल प्रोसीजर है। तो इसी वजह से क्या किया गया, वो जानदार जिनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती होंगी उनको एक ग्रुप के अंदर रख दिया गया। उसको हम नाम दे देंगे दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ वर्टिब्रेट्स। क्लियर होगी बात, यानी कि उन जीव जंतुओं की क्लासिफिकेशन करेंगे जिनमें बैकबोन मौजूद होती है। तो उनमें से हम बेटा मूव करेंगे अकॉर्डिंग टू द एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के मुताबिक ही मूव करेंगे कि जिस तरह से इस ज़मीन के ऊपर जानदार आए हैं वर्टिब्रेट्स, उसी तरह से। तो मैं आपको एक स्टोरी भी सुनाऊंगा कि वर्टिब्रेट्स जो हैं वो किस तरह से इस ज़मीन के ऊपर आ चुके हैं और किस तरह से पहला जो जानदार है वो आया होगा। तो सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म जिसको बेटा हमने आज कवर करना है, दैट्स नेम इज़ फिशेस। किसको कवर करना है? फिशेस को। बेटा यहाँ पर एक कन्फ्यूजन सी रहती है कि फिश और फिशेस में आखिर डिफरेंस क्या होता है। कहते हैं कि फिश भी प्लूरल को ही कहते हैं। यस बेटा, ऑब्वियस बात है, फिश भी प्लूरल को ही कहते हैं। तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिश एंड फिशेस? जब हम एक ही तरह की मछली की बात करते हैं, देखिए ना, बहुत सारी मछलियां होती हैं, जैसा कि एक मछली है जिसको हम फ्लाइंग फिश कहते हैं, दैट इज द एक्सोसीटस। फिर जो फिशेस होती हैं जो हम लोग खाते हैं घर में, थेला खाते हैं, जो आप लोग सर्दियों में खा रहे हो आजकल, थेला, रोहू। ठीक है, ये आपके पास कौन सी है? दैट इज द, ये वो फिश है जो हम लोग खाते हैं। इसी तरह से एक चाइना की फिश है, एक गोल्ड फिश है, सिल्वर फिश है। ठीक है, तो बहुत सारी फिशेज हैं। तो अब शार्क भी एक फिश है, राइट। तो बेटा इतनी सारी जो मछलियां हैं, अब हमने आपसे ये पूछा है कि जो फिश है वो किसको कहेंगे। अगर तो बेटा मेरे पास एक पाउंड है, एक तालाब है, उस तालाब में सिर्फ और सिर्फ राहू है और 100 राहू के मेंबर मौजूद हैं। अब स्पीशी तो एक है ना, राहू स्पीशी है। सो इट्स मीन्स डैट कि वहाँ पे लफ्ज़ में क्या इस्तेमाल करूँगा? फिश इस्तेमाल करूँगा, कि वहाँ पर एक ही स्पीशीज़ की बहुत सारी मछलियाँ हैं। लेकिन अगर मेरे पास एक तालाब में बहुत सारी फिशेस की डिफरेंट कैटेगरीज मौजूद हों, सिल्वर फिश भी हो, गोल्ड फिश भी हो, और भी डिफरेंट कैटेगरीज हो, तो हम वहाँ पे लफ्ज़ फिश इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम लफ्ज़ वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? वी विल यूज़ द वर्ड ऑफ फिशेस। तो हम लफ्ज़ वहाँ पे फिशेस यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखना, दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फिश एंड फिशेस। ये फिश और फिशेस के दरम्यान में बेसिक जो अंतर है वो होता है। तो बेटा इन जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें कवर करते वक्त हमने 3 से 4 बातों का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1, हमें क्या कवर करना है बेटा? हमें उसका कवर करना है, बेशक आप हेडिंग बना के भी इसको याद कर लेना, बहुत आसान रह जाएगा। हैबिटेट, हमें क्या कवर करना पड़ेगा? सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। दूसरे नंबर पर बेटा हम देखेंगे हैबिटेट के बाद हम उसकी बॉडी देखेंगे, यानी कि उसकी बॉडी स्ट्रक्चर या बॉडी अडॉप्टेशन देखेंगे। हैबिटेट और उस हैबिटेट के अंदर अडॉप्टेशन, बॉडी अडॉप्टेशन देखेंगे। बॉडी अडॉप्टेशन के बाद तीसरी जो चीज़ बेटा हमने देखनी है, डेट इज़ अ रेस्पिरेशन, यानी कि वो सांस कैसे लेते हैं, सांस कैसे लेते हैं। पॉइंट नंबर 4 बेटा हम लिखेंगे उसकी रिप्रोडक्शन, कि वो
नए जानदार कैसे प्रोड्यूस करते हैं। और पॉइंट नंबर 5 बेटा हम देखेंगे यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेनेंस को, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं अपनी बॉडी का। क्लियर होगी बात। ये वो पॉइंट्स हैं जो आपने बेटा इस टॉपिक के अंदर कवर करने हैं। तो मेरी आपको सजेशन ये है कि अगर आप लोग ये वाले जो 5 पॉइंट्स हैं, इन 5 पॉइंट्स को अभी याद कर लेते हैं तो उसके बाद आपको ये जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे इन सब के अंदर जो पॉइंट्स हैं वो बहुत ईजिली याद हो जाएंगे अभी अभी, राइट। तो अब हम ज़रा स्टार्ट करते हैं फिशेस के बारे में। तो सबसे पहले हमने इसका देखना है हैबिटेट। जल्दी से खुद बताएं, मछलियां जो होती हैं वो कहाँ पे पाई जाती हैं। तो नो डाउट फिशेस जो होती हैं वो हमेशा कहाँ पे पाई जाती हैं, प्रेजेंट इन वाटर। तो हमारा पहला पॉइंट देखें कितना आसान हो चुका है इन पॉइंट्स के बदौलत। मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, प्रेजेंट इन वाटर, पानी में भाई साहब ये पाई जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, इनकी बॉडी अडॉप्टेशन क्या होती है। अगर हम फिशेस को देखें ना तो देखिए बेटा फिशेस जो होती हैं उनकी बॉडी जो होती है वो कुछ इस तरह से आपने देखी होगी, यानी कि अगर हम उसको फ्रंट साइड से देखें, बैक साइड से देखें, दोनों साइड से वो पॉइंटेड एंड्स हैं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, इनकी जो बॉडी है वो पॉइंटेड, इनके जो एंड्स होते हैं एंड्स पॉइंटेड हैं। एंड्स क्या है, पॉइंटेड हैं, यानी कि इंटीरियर कहते हैं आगे वाला, ये वाला आगे वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा दोनों नकीले हैं। और बीच में वो जो है क्या है, फ्लैट है। बीच में जो सेंटर पोर्शन है वो क्या होता है, फ्लैट होता है, यानी कि सेंट्रल पोर्शन फ्लैट होगा और आगे और पीछे वाले हिस्से पॉइंटेड होते हैं। क्लियर होगी बात। अब बेटा मछली के अंदर ना मूव करने के लिए यहाँ पर एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं, इस तरह से इनके फिन्स मौजूद होते हैं। फिशेस के अंदर आप अगर कभी गए हैं बाबा वगैरह के साथ जाइएगा तो वहाँ पे कहिएगा कि हमें दिखाएं, जब वो बना रहे होते हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ को लाजमी गौर करना कि मछली जो होती है ना उसमें आपको बेटा ये पीछे की जानिब ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। इनको नाम देते हैं फिन्स। क्या नाम देते हैं, फिन्स। तो हम इनकी अडॉप्टेशन देख रहे हैं। तो पहली अडॉप्टेशन पानी के अंदर पाई जाती है। अब देखिए पानी के अंदर पाई जाती है तो जाहिर सी बात है कुछ तो अडॉप्टेशन होनी चाहिए। तो पानी के अंदर पाई जाती हैं, इसी वजह से इनका जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बारीक होता है। अब फिन्स की बात करें, फिन्स क्या होते हैं बेटा, इनको जो मूव करना है पानी के अंदर, मूव करने के लिए भी तो कोई चीज़ चाहिए ना। तो बेटा मूवमेंट के लिए इनके पास अल्लाह पाक ने इनको क्या अडॉप्टेशन दे रखी है, इनको बेटा फिन्स दे रखे हैं। तो 2 अडॉप्टेशन आपको बताई हैं, एक पॉइंटेड एंड्स होंगे, दूसरे इनमें फिन्स पाए जाते हैं। तीसरी चीज़ बेटा ये सांस कैसे लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस कैसे लेते हैं। बेटा इनके अंदर पाया जाता है गिल्स। क्या पाए जाते हैं, गिल्स फॉर रेस्पिरेशन। अब ये गिल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, देखें मछली को आप लाजमी तौर पर एक बार बेटा जाइएगा बनवाने के लिए साथ में, क्योंकि वहाँ पर आपका देखना बहुत ज़रूरी है उस चीज़ को। अब हम बात करते हैं कि मैं असल में बात किस चीज़ की, मछली है ना, मछली का आगे वाला जो चेहरे वाला हिस्सा होता है उसको, ये आगे वाला हिस्सा फॉर एग्जांपल यहाँ से, अब वो ढक्कन से आपने देखा होगा ढक्कन ऊपर को हो जाता है ना, वो जो ढक्कन होता है ना उसको कहते हैं ओपरक्यूलम। क्या कहते हैं, ओपरक्यूलम। उसको उखाड़ के नीचे वाली साइड पर देखेंगे ना तो आपको रेड कलर के अंदर कुछ स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी कि मछली का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जो ढक्कन है, अगर मैं इस ढक्कन को यहाँ से उखाड़ता हूँ नीचे देखता हूँ तो मुझे रेड कलर के अंदर क्या देखने को मिलेंगे बेटा, मुझे गिल्स देखने को मिलेंगे। वही गिल्स जो होते हैं वो गैसेज एक्सचेंज करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। पहली बात, इनकी बॉडी की आगे और पीछे वाली साइड बारीक है, दरमियान से मोटी होती है, फिर फिन्स मौजूद होते हैं, फिर गिल्स मौजूद होते हैं। क्लियर होगी बात। और इनकी बॉडी के ऊपर जब वो मछली बनाते हैं ना, मछली बनाने वाला पर्सन जो है वो मछली बनाता है तो वो क्या करता है, पहले तोलेगा, तोलने के बाद वो उसके ऊपर है ना तो उसको करना शुरू कर देता है। तो वो असल में क्या कर रहा होता है, उसके ऊपर वो जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे बेटा उसको कहते हैं स्केल्स। क्या नाम देते हैं, स्केल्स। सो ये आपने कहना है कि स्केल्स मौजूद होते हैं, स्केल्स प्रेजेंट ऑन फिश के ऊपर जो होंगे वो आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्केल्स देखने को मिलेंगे। अब बेटा ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं कि अगली नस्ल कैसे बढ़ाते हैं। तो ये बेटा एग प्रोड्यूस करते हैं। ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस एग इन वाटर। पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे, एग प्रोड्यूस करेंगे, वहां से नए ऑफ स्प्रिंग्स बच्चे बन जाएंगे। और आखिरी बात, टेम्परेचर कैसे मेंटेन करते हैं बेटा, ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल पानी के अंदर मौजूद है ना, पानी का अगर टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस है तो इसका टेम्परेचर भी 45 डिग्री सेल्सियस है। अगर पानी का टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस से बदल कर 25 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है तो बेटा इसका टेम्परेचर भी 45 से कितने पे चला जाएगा, 25 डिग्री सेल्सियस पे चला जाएगा। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि जो टेम्परेचर होता है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट के ऊपर। इन्वायरमेंट का टेम्परेचर बढ़ा, इसका भी बढ़ गया, इन्वायरमेंट का कम हुआ, इसका भी कम हो गया। सो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट, टेम्परेचर के लिए इन्वायरमेंट पर डिपेंड करते हैं। क्लियर होगी बात। सो ये बेटा हमारा चीज़ जो हमने फिश के बारे में कवर करनी थी। 5 पॉइंट्स देखिए मैंने आपको पढ़ाए हैं। फिश के बाद सेकंड नंबर पर बेटा जो ग्रुप हमने पढ़ना है डेट इज द एम्फीबियंस।
ठीक है, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बारे में ज़रा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अच्छा, इसके बारे में कुछ चीज़ें आपको बता दूं फिश के बारे में, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए आपसे। नंबर 1 बेटा, अगर हम बात कर लेते हैं डॉल्फिन की, डॉल्फिन एंड वेल्स, डॉल्फिन्स एंड जो वेल्स हैं बेटा ये फिशेस नहीं होती। डॉल्फिन्स एंड वेल्स आर नॉट फिशेस, ये चीज़ आपने याद रखनी है। तो ये आपसे गलती भी नहीं होनी चाहिए कि इसको आपने इसकी कैटेगरी में नाम प्लेस कर दीजिएगा। और एंड पे अगर आपने एक पॉइंट बनाना ही है तो मैं आपको कहूँगा कि आप इसकी एग्जांपल्स वाला लाजमी बना दीजिएगा। और एग्जांपल में आपको स्टार्टिंग पे मैंने बताई हैं, वो सारे एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उनमें से चंद एक लिख देते हैं बेटा यहाँ पर। शार्क पॉइंट नंबर 1। शार्क के बाद दूसरे नंबर पर बेटा बात करते हैं राहू, उसके बाद थेला, ठीक है, उसके बाद गोल्ड फिश, सो एक्सेट्रा। चाइना फिश भी होती है वैसे। तो इस तरह से ये चीज़ आप याद रखनी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी डॉल्फिन एंड वेल के बारे में। अच्छा जी, एम्फीबियंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एम्फीबियन जो होते हैं उनको एम्फीबियन को कहते हैं। लफ्ज़ एम्फीबियंस निकला है, एम्फी का मतलब होता है बोथ, बियॉन्स निकला है बायोस से, बायोस मीन्स लाइफ, यानी कि ऐसे जीव जंतु जो कि दो जिंदगियां गुजारते हैं। अपनी जो ज़िंदगी है वो पानी पे भी गुजारते हैं, अपनी जो ज़िंदगी होती है वो खुश्की पर भी गुजारते हैं। उनको हम क्या नाम देते हैं? उनको हम नाम देते हैं एम्फीबियंस का। क्या नाम देते हैं? एम्फीबियंस का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हम इनके हैबिटेट की बात करते हैं। तो मैंने कहा कि इनका जो हैबिटेट है ये 2 जिंदगियां गुजारते हैं, यानी कि प्रेजेंट कहाँ पर मौजूद होते हैं? प्रेजेंट इन वाटर, या तो पानी में मौजूद होते हैं, एंड और नियर वाटर, या तो पानी के अंदर होंगे या एक ऐसी जगह पर मौजूद होंगे या तो पानी के करीब मौजूद होंगे। नेक्स्ट बेटा, इनकी बॉडी अडॉप्टेशन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अगर हम इन बॉडी की अडॉप्टेशन देखते हैं ना, तो देखिए पानी के करीब मौजूद है, तो इनकी जो बॉडी होती है ना, बॉडी बड़ी स्लिपरी सी होती है, यानी कि आप पकड़ेंगे फिसल जाएंगे। सपोज दैट जो ओरिजिनल फ्रॉग होता है, यहाँ पर आपके एक बॉक्स में क्वेश्चन भी लिखा गया था साइड बॉक्स में, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉग एंड टोड? फ्रॉग और टोड जो है वो किसके एग्जांपल में आते हैं? दे आर इंक्लूडेड इन द एग्जांपल्स ऑफ द एम्फीबिया के एग्जांपल में आता है। तो यहाँ पर पूछा यह गया था कि ये जो फ्रॉग और टोड्स हैं इनमें फ़र्क क्या होता है? अच्छा बेटा, आप लोग जो घरों में देखते हैं, क्या वो फ्रॉग है? नहीं, वो टोड होता है। द टोड, पहली बात उसका साइज छोटा होता है, दूसरी बात जो टोड होते हैं ना, उनकी जो स्किन होती है वो बड़ी खुरदरी सी होती है, ब्राउनिश कलर के अंदर होती है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम टोड कहते हैं। और उसके बरक्स अगर फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग जो होते हैं वो स्लिपरी से होते हैं, ग्रीन कलर में होते हैं, साइज में बड़े होते हैं, पीछे वाली टांगें बड़ी होती हैं, जंप बड़ा लगाते हैं, पकड़ेंगे फिसल जाएंगे। सो इट्स मीन्स दैट इनकी जो स्किन होती है, स्किन के ऊपर क्या पाया जाता है? म्यूकस। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं बेटा म्यूकस होती है, म्यूकस प्लस वेट लिख देते हैं, म्यूकस प्लस वेट, यानी कि वेट का मतलब गीली होती है। कौन सी चीज़? इनकी जो स्किन होती है। अब हम बात कर लेते हैं रेस्पिरेशन के जरिए से। तो बेटा ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? रेस्पिरेशन विद हेल्प ऑफ स्किन, रेस्पिरेशन विद हेल्प ऑफ स्किन। तो ये स्किन की वजह से क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। आपने शायद देखा होगा वो फ्रॉग जो होता है ना, वो मुंह में हवा भर के ऐसे करते हैं, ऐसा देखा था आपने फ्रॉग में? कभी देखिएगा फ्रॉग ऐसे कर रखे, शायद कार्टून में कभी देखा हो। वो असल में क्या कर रहे होते हैं? वो उस वक्त सांस ले रहे होते हैं, यानी कि माउथ के जरिए से भी वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ पर फेरिंग्स के जरिए से, और अपनी जो स्किन होती है उसकी मदद से भी ये गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? आपने कहने की रिप्रोडक्शन में क्या करेंगे बेटा? ये एग्स प्रोड्यूस करते हैं, एग प्रोड्यूस इन वाटर, एग प्रोड्यूसेस इन वाटर, पानी के अंदर क्या प्रोड्यूस करेंगे? अंडे प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि इनको अपने अंडे देने के लिए पानी की हमेशा ज़रूरत पड़ती है, या फिर ये ऐसे जगह पे ही अंडे देंगे जहाँ पर पानी है, क्योंकि जहाँ पर पानी नहीं है वहाँ पर ये अंडे नहीं दे पाएंगे। उसके बाद फिर हम बात करेंगे टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए। सो मैं यहाँ पर बेटा लिखूंगा टेम्परेचर मेंटेनेंस की लाइन में, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट टेम्परेचर, डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट टेम्परेचर। तो ये इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसे मैंने यहाँ पे फिश के केस में आपको समझाया वैसे ही ये करेंगे। फिर बेटा एंड पर आ जाएगी इसकी एग्जांपल में बेटा अगर आपने याद रखना है तो स्लेमेंडर्स, न्यूट्स, स्लेमेंडर्स याद रखिएगा, ये आपको छिपकली की तरह से देखने को मिलेंगे। बेटा न्यूट्स की बात कर लें, अगर हम फ्रॉग्स की बात कर लें, टोड्स की बात कर लें, उसके बाद बूफो की बात कर लें, बूफो यानी कि ट्री फ्रॉग होता है, तो ये किसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे? दे आर इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल ऑफ द एम्फीबियंस के एग्जाम्पल में आ जाएंगे। क्लियर होगी बात?
उसके बाद तीसरा जो ग्रुप होगा फिशेस, एम्फीबियंस। एम्फीबियंस के बाद तीसरा ग्रुप का नेम है बेटा रेप्टाइल्स। क्या नेम होता है? रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स को हम कहते हैं क्रीपिंग ऑर्गेनिज्म। रेप्टाइल्स आर नोन एज अ क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे जानदार जो कि रेंग कर चलते हैं। सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा क्रीपिंग एनिमल्स। क्रीपिंग एनिमल्स को क्या नाम देंगे? रेप्टाइल्स का नाम देते हैं, जो कि रेंग रेंग के चलते हैं। सही है। तो दोबारा से बात करते हैं हैबिटेट। आपको छिपकली, सांप वगैरह कहाँ पे देखने को मिलता है? अच्छा, कौन से वो जानदार हैं जो खुश्की और पानी दोनों में पाए जाते हैं? जल्दी से बताओ, ज़रा सोचो। हरी स्नेक। स्नेक खुश्की पे भी पाया जाता है और पानी में भी पाए जाते हैं। नंबर सेकंड सोचो, हरी अप। फ्रॉग्स खुश्की पर भी पाए जाते हैं, पानी में भी पाए जाते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि जो रेप्टाइल्स होते हैं ये मोस्टली खुश्की पर ही पाए जाते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा प्रेजेंट इन ड्राई एनवायरनमेंट। प्रेजेंट इन ड्राई इन्वायरमेंट। जो ड्राई इन्वायरमेंट होता है, खुश्क इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे? आप बेटा रेप्टाइल्स देखने को मिलेंगे। अच्छा, उसके बाद इनकी जो स्किन होती है ना रेप्टाइल्स की, इनकी चमड़ी बड़ी हार्ड सी होती है। चमड़ी बहुत हार्ड होती है। उसकी रीज़न ये होती है कि ताकि पानी ज़ाया ना हो। देखें, अगर तो बात कर लेते हैं ना, इनकी अगर स्किन नरम होती तो फिर बहुत मुश्किल थी। जैसा कि स्किन नरम है, जिस भी इंसान की स्किन नरम हो, जैसे कि हम अपनी ह्यूमन की बात कर लेते हैं, तो हम धूप में खड़े हो तो उसी वक्त जलन होना शुरू हो जाती है। अब इनको तो खुश्की पे रहना है और ये रेगिस्तान के अंदर भी रहते हैं। सो इट्स मीन्स डैट अगर इनकी स्किन जो है वो मोटी नहीं होगी तो इनके लिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इसी वजह से इनकी जो स्किन होती है वो बहुत, अब हम लिखेंगे कि इनकी जो स्किन होगी वो क्या होगी? ड्राई होगी। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर बेटा पॉइंट मेरे पास आ गया कि ड्राई एंड हार्ड। ड्राई एंड हार्ड लिख लें, या फिर बेटा ब्रैकेट में लिख रहा हूँ थिक स्किन, कि इनकी जो स्किन होती है वो ड्राई होती है, हार्ड होती है और थिक होती है। क्लियर होगी बात? ये इनके अंदर अडॉप्टेशन आप कह लें कि जो इनको बचाती है। उसके बाद रेस्पिरेशन। बेटा रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? इनमें लंग्स वगैरह जो है वो मौजूद होते हैं। सही है, लंग्स इनके अंदर होते हैं प्रेजेंट फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इस तरह से कर लेंगे। अच्छा, उसके बाद बेटा हम बात करें तो हमारे पास आएगी रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं? और टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए, टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए याद रखना कि डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट टेम्परेचर। डिपेंड्स ऑन एनवायरनमेंट टेम्परेचर। एनवायरनमेंट के टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि जैसा कि बाहर का इन्वायरमेंट वैसे ही। और रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एग फॉर्मेशन। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एग फॉर्मेशन। तो इस तरह से बेटा इनकी रिप्रोडक्शन होती है। और आखिरी हेडिंग हम क्या बनाते हैं? जल्दी से बताइए। आखिरी हेडिंग हमारी रहती है हमेशा एग्जाम्पल्स की। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आप लिख दीजिएगा क्रोकोडाइल्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एलिगेटर्स की बात कर लो, टोर्टोइस की बात कर लो, सारे के सारे बेटा किसके अंदर आ जाएंगे? ये आपको लिजर्ड्स की बात कर लें, स्नेक्स की बात कर लें, तो ये सारे के सारे बेटा आपको यहीं पे आपको देखने को मिल जाएंगे रेप्टाइल्स के केस में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएगा डेट इज़ अ फिशेस। कौन सा आएगा? फिशेस तो हो गया है ना। तो अब हमारे पास बेटा आ जाएगा बर्ड्स, और बर्ड्स के बाद हमारे पास आएंगे फाइनल ऑर्गेनिज्म। लेकिन अब बर्ड्स को समझना है तो रेप्टाइल्स को तो साथ में लिंक जोड़ना ही पड़ेगा। साइंटिस्ट का मानना ये है कि जो बर्ड्स हैं वो रेप्टाइल से बने हैं, क्योंकि पहले रेप्टाइल्स आए उसके बाद बर्ड्स आए हैं। तो रेप्टाइल्स जो हैं बेटा वो फ्लाई करते हैं। रेप्टाइल्स जो होते हैं वो फ्लाई करते हैं। सपोज डैट मैं आपको बताता हूँ कि एक जो रेप्टाइल है वो फ्लाइंग रेप्टाइल है। सपोज डैट अगर हम बेटा बात कर लें उसकी क्या कहते हैं, डायनासोर्स की, तो जो डायनासोर्स हैं सबसे बड़े, अगर रेप्टाइल की पूछ लिया जाए ना कि सबसे बड़ा रेप्टाइल कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे? डायनासोर होता है। कौन सा होता है? डायनासोर होता है। वो फ्लाई करता है और बर्ड्स भी फ्लाई करते हैं। सो इट्स मीन्स डैट कि डायनासोर जो कि रेप्टाइल्स थे, उड़ने वाले रेप्टाइल्स थे, वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। उन्हीं से क्या बने हैं? उन्हीं से हमारे पास बेटा बने हैं बर्ड्स बन गए हैं। क्लियर होगी बात? सो पहली बात, बर्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं? पानी के अंदर पाए जाते हैं? नहीं, बर्ड्स जो होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में पाए जाएंगे? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट के अंदर। टेरेस्ट्रियल का मतलब ड्राई इन्वायरमेंट के अंदर। टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में आपको देखने को मिल जाएंगे। पॉइंट नंबर 1। नेक्स्ट बेटा पॉइंट की बात करें तो इनकी बॉडी अडॉप्टेशन क्या होती है? देखो, इन्होंने फ्लाई करना है तो इसका मतलब इनमें क्या मौजूद होगी? फीदर्स मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होंगे? फीदर्स। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फीदर्स आर प्रेजेंट। फीदर्स आर प्रेजेंट, इनके फीदर्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बेटा ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं? लंग्स के जरिए से। लंग्स आर प्रेजेंट फॉर गैसेस एक्सचेंज। प्रेजेंट फॉर
गैसेस एक्सचेंज, तो गैसेस एक्सचेंज के लिए क्या मौजूद है, लंग्स मौजूद होते हैं। उसके बाद बेटा बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बेटा, ये भी एग प्रोड्यूस करते हैं। आपने देखा होगा ना जो होते हैं बर्ड्स, उनके अंडे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बेटा, रिप्रोड्यूस थ्रू एग्स, एग्स के ज़रिए से। फिर उसके बाद बेटा हम बात कर लेते हैं टेम्परेचर की। तो लेकिन ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड नहीं करते। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट फॉर टेम्परेचर मेंटेनेंस। ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को अपने मुताबिक ही ढालते हैं, अपनी मर्ज़ी से करते हैं। जैसा कि अगर बात कर लेते हैं बेटा आपसे बर्ड्स के बारे में, तो कुछ बर्ड्स जो होते हैं ऐसे होते हैं जो कि आप याद रखेंगेगा, जो कि भागते हैं, जो उड़ नहीं सकते। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि उड़ते हैं। कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि तैरते हैं, है ना। अब कौन से वो बर्ड्स हैं जो कि रनिंग करते हैं, उनको हम रनिंग बर्ड्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, रनिंग बर्ड्स, यानी कि वो उड़ नहीं सकते हैं। तो उनको ये स्पेशल केस याद रखना है आपने। उनके एग्जाम्पल में बेटा हम एग्जाम्पल देंगे आपके पास ऑस्ट्रिच एंड केवी। ऑस्ट्रिच, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा जो सेल है वो कौन सा होता है, सबसे बड़ा सेल, डेट इज अ ऑस्ट्रिच एग। तकरीबन 1.5 किलो का जो अंडा होता है ना शुतुरमुर्ग का, वो इस दुनिया का सबसे बड़ा सेल है। सो ऑस्ट्रिच जो है ये एक रनिंग बर्ड है, ये उड़ नहीं सकता। इसी तरह से केवी की बात कर लेते हैं। तो केवी जो है बेटा ये भी एक रनिंग बर्ड होता है। अब केवी का लफ्ज़ पता है कहाँ से निकला, आप लोगों ने देखा होगा, शायद मैच के शौकीन है तो आप लोग न्यूजीलैंड की टीम के लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, केवीज़। केवीज़, हम न्यूजीलैंड की टीम को क्या कहते हैं, केवीज़ कहते हैं। तो बेटा ये जो केवी लफ्ज़ है ना, ये क्योंकि ये जो परिंदा होता है ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है, इसी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, केवीज़ का नाम देते हैं। ठीक है। उसके बाद अब बर्ड्स हैं, बर्ड्स को करना क्या करना है, फ्लाई करना है। अब फ्लाई करने के लिए फीदर भी चाहिए, लेकिन इनकी जो बॉडी है वो हल्की भी तो होनी चाहिए ना। अगर बॉडी भारी होगी तो क्या ये उड़ पाएंगे, नहीं उड़ पाएंगे। इसी वजह से इनकी जो बोन्स होती हैं वो न्यूमैटिक बोन्स होती हैं। कौन सी बोन होंगी, न्यूमैटिक्स बोन। न्यूमैटिक्स बोन कौन सी होती हैं, ऐसी बोन बेटा जो अंदर से खाली होती हैं, उनको क्या नाम देंगे, न्यूमैटिक्स बोन का नाम देंगे। इसी वजह से इनमें दांत नहीं पाए जाते। दांतों की जगह पे क्या आ चुकी है, बीक आ चुकी है, क्योंकि दांत भारी होते हैं, जो चोंच है वो हल्की होती है, इसी वजह से होती है बेटा इनके अंदर। इसी तरह से फिशेस की बात करते हैं। फिशेस में तैरना होता है। फिशेस में तैरने के लिए बेटा इनकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं स्विम ब्लैडर्स। क्या पाए जाते हैं, स्विम ब्लैडर्स पाए जाते हैं। आपने देखिएगा मछली का जो पेट होगा ना, जब पेट की सफाई करते हैं तो उसमें से व्हाइट कलर का एक गुब्बारानुमा स्ट्रक्चर निकलेगा, उसको स्विम ब्लैडर कहते हैं। उसके मदद से मछली जो होती है वो तैर रही होती है। अब मैंने कहा रनिंग बर्ड्स होते हैं। रनिंग बर्ड्स के अलावा दूसरे बर्ड्स कौन से होते हैं बेटा, जो पानी के अंदर आप कह लें कि तैरते हैं। जैसे कि अगर हम बख्तों की डव्स की बात कर लेते हैं, तो बेटा वो हमारे पास जो होती हैं उनके जो फीट होते हैं वो वेब्ड होते हैं, यानी कि ये उंगलियों के बीच में ये देखिए खाली जगह ना, तो उनकी खाली जगह नहीं होगी, उनको हम कहेंगे वेब्ड फीट। क्या नाम देंगे, वेब्ड फीट का नाम देंगे। सो इस तरह से वो बर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। फिर बाकी बर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे बेटा। अगर हम बात कर लेते हैं ईगल, सबसे बड़ा जो बर्ड है वो कौन सा होता है, ईगल होता है। और सबसे छोटे बर्ड की बात कर लें, डेट इज अ हमिंग बर्ड। सबसे छोटा बर्ड कौन सा होता है, हमिंग बर्ड। अगर आपसे मैं पूछ लूँ कौन सा वो परिंदा है जो तकरीबन, अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सा वो परिंदा है जो बैकवर्ड फ्लाई कर सकता है, यानी कि आगे को तो सारे परिंदे फ्लाई करते हैं, वो पीछे को ऐसे फ्लाई करेगा, है ना, उल्टी नस्ल का। कौन सा वो परिंदा है जो उल्टी नस्ल में फ्लाई करते हैं, तो आप उसको क्या नाम देंगे, आप कहेंगे दिस वन इज नोन एज अ हमिंग बर्ड। अच्छा, कौन सा वो मैमल है जो उल्टा चल सकता है। हम लोग उल्टे चल सकते हैं क्या, बाजार आप लोग जाओ इस तरह से उल्टे चलते जाओ, चल सकते हैं। एक मैमल है जो बिल्कुल स्मूथली उल्टा चल सकता है, ज़रा दिमाग लगा के सोच के मुझे बताना है, ठीक है। तो हमिंग बर्ड जो है वो सबसे छोटा बर्ड होता है। ईगल की बात कर लेते हैं, तो ईगल जो होता है वो सबसे बड़ा परिंदा होता है। समझ आ गई बात। इसी तरह से अगर हम हॉक की बात कर लेते हैं, तो जो शिकारी परिंदा होता है उसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाएगा, हॉक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। इसी तरह से बड़ा स्पैरोज देखने को मिल जाएंगे आपको, चिड़ियाँ वगैरह, ठीक है। तो ये सारे के सारे बर्ड्स के एग्जाम्पल में फिट हो जाएंगे। उसके बाद रेप्टाइल्स, बर्ड्स के बाद सबसे फेवरेट ग्रुप हमारा, क्योंकि उस ग्रुप में हम लोग मौजूद हैं और हम उसको क्या नाम देते हैं, मैमल्स का नाम देते हैं। तो बेटा मैमल्स जो है वो हमारा ग्रुप है। अब यहाँ पर ना आप लोग अपनी बुक रीड आउट कीजिएगा, मैं आपको रीड भी करवाता हूँ थोड़ी देर में। तो बेटा वहाँ पर एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया एवरी के बारे में। वहाँ पे लफ्ज़ क्या लिखा गया, एवरी पार्क। उन्होंने कहा कि दिस पार्क इज़ द प्रेजेंट इन इस्लामाबाद के अंदर बेटा एक पार्क है जिसको हम क्या नाम देते हैं, एवरी पार्क का नाम देते हैं। उसमें तकरीबन 280 से ज़्यादा तरह के जो आपको हैं बर्ड्स देखने को मिलेंगे और 4000 से ज़्यादा जो हैं वो उसके मेंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे।
ठीक है। और ये जो लेक व्यू है उसके एडजेसेंट बिल्कुल साथ में मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर। ये अपने याद रखना है कि एशिया का जो तीसरा बिगेस्ट पार्क है ना उसमें कंसीडर्ड किया जाता है। एमसीक्यूज बना सकते हैं आपके जो टीचर्स हैं, है ना। तो मैमल्स की बात कर लेते हैं बेटा। अगर हम मैमल्स की बात करें तो मैमल्स में आपने क्या याद रखना है? मैमल्स में आपने पहली बात ये याद रखनी है कि मैमल्स जो होते हैं ना उनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं, वो अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, उनके दिमाग वेल डेवलप होते हैं। व्हाट इज मैमल की एग्जाम्पल, क्या क्या निशानी है? पहली निशानी यह है कि स्किन के ऊपर बाल होते हैं। दूसरी बात, अपने बच्चों को बर्थ देते हैं, पैदाइश होती है उनकी। तीसरी चीज़, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। चौथी चीज़, उनके अंदर आपने कहना है कि बेहतरीन किस्म का जो दिमाग है वो होता है। अच्छा जी, मैमल्स के बारे में हम मजीद बात करें तो सबसे पहले मैमल्स हैबिटेट क्या होता है बेटा? टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। लेकिन क्या मैमल सिर्फ खुशकी पे पाए जाते हैं? नहीं बेटा, मोस्टली मैमल्स जो होते हैं वो खुशकी पर पाए जाते हैं। सारे मैमल्स खुशकी पे नहीं होते। मोस्टली मैमल्स प्रेजेंट on land but some present in, कुछ मौजूद होते हैं इन वाटर एंड एयर, कुछ हवा में भी होते हैं, कुछ पानी में भी होते हैं। पानी में पाए जाने वाले मैमल्स कौन से? डॉल्फिन, याद रखिएगा, डॉल्फिन एक मैमल है, वेल भी एक मैमल है, ये पानी के अंदर पाए जाते हैं। और हवा में उड़ने वाले मैमल्स कौन से हैं, है ना? शाम को आपने देखे होंगे जब आप लोग छत पे जाते हो, हमारे सर के ऊपर से बिल्कुल शाम का टाइम होता है तो जो कह लो कि मगरिब की अजान हो रही होती है तो बिल्कुल नीचे सर ऐसे करके जा रहे होते हैं, है ना, ताकि कोई चमगादड़ आके ना चिमक जाए, है ना। तो उसको क्या कहते हैं? बैट्स। क्या कहते हैं? बैट्स। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि जो बैट्स होते हैं वो हमारे पास, चमगादड़ जो हैं वो उड़ने वाले मैमल्स होते हैं। तो इस तरह से मोस्टली मैमल्स लैंड्स, पानी और उड़ने वाले भी होते हैं। क्लियर होगी बात? उसके बाद बेटा मैंने कहा कि इनके पास वेल डेवलप ब्रेन होता है। हेयर्स प्रेजेंट ऑन बॉडी, फर भी मौजूद होती है। फर खाल को कहते हैं। फर इज प्रेजेंट, फर मौजूद होती है। कुछ मैमल्स में फर मोटी होती है, कुछ में छोटी होती है। जैसा कि अगर बेटा मैं बात कर लेता हूँ पोलर बियर्स के बारे में। पोलर बियर्स जो कि ऐसी जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पर हमेशा बर्फबारी होती रहती है। पोलर बियर्स वहाँ पर पोलर रीजन पे पाए जाते हैं। ज़मीन के पोलर रीजन कौन से होते हैं? देखो ये, अगर हम, दिस वन इज़ अ अर्थ जो है ये आपके पास है, ठीक है। तो अर्थ की अगर हम बात करते हैं तो अर्थ का ये वाला जो रीजन होगा, ये वाले जो रीजन्स होंगे ना, जो ऊपर और नीचे वाले, नॉर्थ एंड साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल होता है और ये होता है साउथ पोल। तो ये जो पोल वाले रीजन होते हैं इनको हम क्या नाम देते हैं बेटा? पोलर रीजन का नाम देते हैं। तो ये पोलर रीजन के अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। पोलर बियर्स, बहुत ठंड होती है यहाँ पर और इसी वजह से इनकी जो खाल होती है पोलर बियर्स के केस में बहुत मोटी होती है। फिर आप लोग बेटा मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर जो एलिफेंट है, क्या एलिफेंट एक मैमल है? क्योंकि एलिफेंट के स्किन के ऊपर तो आपने बाल देखे नहीं होंगे, है ना। तो बेटा ऑब्वियसली बात है, एलिफेंट एक मैमल है तो ये अपने बच्चों को बर्थ भी देता है, लेकिन इसकी स्किन के ऊपर जो बाल हैं वो मौजूद नहीं होते, क्योंकि इनको स्किन के ऊपर बाल नहीं चाहिए, क्योंकि इनको स्किन के ऊपर बालों की ज़रूरत ही नहीं है। डेट्स वाई जो बाल होते हैं वो एब्सेंट रहते हैं। हमारी स्किन के ऊपर बाल जो हैं वो बेटा एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं ना वो हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, समटाइम सर्दियों में आप नहा के बाहर निकलते हैं तो आपको इस तरह से ऐसे होते हैं ना, तो फिर एकदम से बाल जो होते हैं वो खड़े हो जाते हैं, है ना। तो वो बाल जो खड़े होते हैं वो असल में आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेनटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी वजह से ये चीज़ याद रखनी कि उनको ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है, तो इसलिए हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं। इसी तरह से बेटा अगर हम बात कर लेते हैं, बेटा अगर हम बात करें उसके बारे में, पेंगुइन्स के बारे में, ठीक है। इसी तरह से बेटा पाउच्ड मैमल के बारे में बात कर लें। पाउच्ड मैमल यानी कि वो मैमल जो कि अपने बच्चों को, कैंगरू के बारे में बात कर लो, कैंगरू के बारे में, इनको पाउच मैमल कहते हैं। तो ये अपने बच्चों को रखते हैं ना आगे पाउच के अंदर, तो इसी वजह से ये चीज़ याद रखनी है कि ये मैमल्स आ जाएंगे, सही है। तो इनमें रेस्पिरेशन कैसे होती है? लंग्स है ना हमारे अंदर, तो हमारे पास रेस्पिरेशन के लिए क्या मौजूद है? लंग्स मौजूद है। रिप्रोडक्शन और टेम्परेचर के लिए हम इन्वायरमेंट पर डिपेंड नहीं करते, डज नॉट डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। आप खुद मुझे बताएं ना, देखो आजकल सर्दियों का सीज़न है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर काफ़ी कम हो गया, क्या आपकी बॉडी भी शदीद किस्म की ठंडी हो गई है कि नहीं, या नहीं, हमारी बॉडी गर्म ही है। तो इसका मतलब ये है कि हम इन्वायरमेंट पे, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते और बर्थ देते हैं, अंडे नहीं देते, बर्थ देते हैं। बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग बच्चे पैदा करते हैं,
ये चीज़ याद रखनी है। ये ना लिख देना कि मैमल्स अंडे देते हैं, मास्टर जी सर पकड़ के बैठ जाओ, कौन सा मैमल है अंडे देता है, कोई ऐसा मैमल है जो अंडे देता है? ऑब्वियसली बात है, ऐसे मैमल्स भी हैं जो अंडे देते हैं, है ना। तो आप कह देना यस सर, अंडे देने वाले मैमल्स भी होते हैं, जैसे कि डक बिल प्लेटापस, डक बिल प्लेटापस, ठीक है, ये अंडे देते हैं, ये वाले जो मैमल होते हैं। स्पाइनी आंट ईटर, स्पाइनी आंट ईटर, एकिडना, तो ये ऐसे मैमल्स हैं जो अंडे देते हैं। तो बेसिकली अब की तारीख में जो मैमल्स हैं वो अंडे वगैरह नहीं देते। तो ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, ये अगर आपको एज अ लॉन्ग के लिए आता है तो आपको सेम टू सेम इसी तरह से इन्हीं पॉइंट्स के साथ कवर करना है जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे कवर करवाया है। किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो लाजमी पूछ सकते हो। देखो आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर जो आपकी ये एजुकेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। तो सिंपली एक ही चीज़ है, इन लेक्चर्स को शेयर कीजिए एक ग्रुप्स के अंदर, फेसबुक के ऊपर, और खुद भी ग्रो करिए और ग्रो करने में हमारे भी मदद कीजिए। ओके गाइस, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात करेंगे। स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।